नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस पूरी दुनिया में इस समय चीन का डर्टी गेम चल रहा है। एक तरफ वो कोरोना वायरस जिसे लेकर चीन कोई जानकारी ही नहीं देना चाहता कि वो वायरस आया कहां से, और दूसरी तरफ छोटे छोटे देशों के ऊपर चीन की दादागिरी, किस तरीके से वो हांगकांग, ताइवान सबको परेशान करने में लगा है। साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और भारत की सीमा पर भी अतिक्रमण करने में लगातार मशगूल है। यह अलग बात है कि भारत की तरफ से उसे कड़ा और सटीक जवाब मिल रहा है। कोरोना पर बुरी तरह फंसा ड्रैगन फिर खेल रहा है डोकलाम वाला डर्टी गेम। दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाने के लिए बॉर्डर पर चीन रच रहा है खतरनाक साजिश। महामारी के दौर में इंडो चाइना बॉर्डर पर चीन ने बनाए युद्ध जैसे हालात। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव, दोनों देशों ने सेना की तैनाती बढ़ाई। घबराए चीन ने चली नई चाल, नेपाल को बनाया नया मोहरा। नेपाल ने जारी किया विवादित नक्शा, भारतीय क्षेत्र पर जताया अपना दावा। पिछले कुछ दिनों में विश्व राजनीति के मंच पर घटनाक्रम तेजी से बदले। कोरोना पर दुनिया को हेकड़ी दिखा रहे ड्रैगन को WHO में मुंह की खानी पड़ी। मजबूरी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सर झुकाकर कोरोना की जांच के लिए तैयार होना पड़ा है। 中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。WHO में जिस प्रस्ताव के बाद चीन को झुकना पड़ा, भारत ने उसका खुला समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी WHO को सुधारने के लिए 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद कोरोना काल में पहली बार रूस खुलकर चीन के समर्थन में आ गया है। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। सीमा पर चीन की अवैध गतिविधियों के खिलाफ अमेरिका भी खुलकर भारत के समर्थन में उतर आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना पर घिरा चीन दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत के बढ़ते रुतबे से डरा ड्रैगन जानबूझकर बना रहा है युद्ध जैसे हालात? क्या ड्रैगन के इशारे पर नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को लेकर जारी किया विवादित नक्शा? क्या रूस के साथ मिलकर चीन दुनिया में नया पावर बैलेंस खड़ा करना चाहता है? क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं? अगर इस समय चीन किसी देश से सबसे ज्यादा सहमा हुआ है तो वो है हिंदुस्तान। नहीं, भारत उसे कोई धमकी नहीं दे रहा है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार दे रहे हैं। भारत उस ऑस्ट्रेलिया की तरह जांच की मांग भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद चीन के मन में अगर सबसे ज्यादा खौफ है तो वो है हिंदुस्तान को लेकर। और इस बात को समझिए, क्योंकि चीन अपनी आबादी और अपनी कुछ पुरानी नीतियों के जरिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। अब
जब वहां की कंपनियां चाह रही हैं कि वहां से निकल कर जाएं, तो उनका पहला विकल्प होता है भारत। चीन इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और डर रहा है, और उसका यही डर बॉर्डर पर नजर आता है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। भारत के लोकल के ग्लोबल होने से चीन कितना डरता है, इसका सबूत भारत चीन सीमा पर दिख रहा है। भारत ने जैसे ही आपदा को अवसर के रूप में लेने का ऐलान किया, चीन तिलमिला उठा। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए। जवाब में भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। और अब भारत और चीन दोनों ने डेमचक, दौलत बेग ओल्डी, गालवन नदी और लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने झील में सैनिक बोटों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि चीन की इस नापाक हरकत से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता, तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 के पहले 4 महीने में ही चीनी सैनिकों ने 170 बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है, जिसमें 130 बार लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की गई, जबकि साल 2019 में 663, 2018 में 404, 2017 में 473, 2016 में 296 और साल 2015 में 428 बार चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कोशिशें की। हर बार लद्दाख सीमा पर सबसे ज्यादा सीमा अतिक्रमण के मामले सामने आए। चीन लगातार पैंगोंग सो झील के उत्तरी इलाके में भारत के एक सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहा है। यही विवाद की वजह है, जबकि हकीकत में ये रोड भारत की सीमा के अंदर है। इसलिए चीन को इस पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विस्तारवादी चीन की बुरी नजर हर वक्त दूसरों की जमीन पर रहती है। ऐसे में भारत जब भी सीमा से सटे इलाकों में सड़क बनाता है, तो चीन जानबूझकर ड्रामा करना शुरू कर देता है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है। चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पहले इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई, इसीलिए भारत को जवाबी रणनीति के तौर पर अपने सैनिक बढ़ाने पड़े। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने सीमा के उस पार अपने इलाके में सड़क बनाई हुई है, लेकिन जब भारत अपनी सीमा में कोई सड़क बनाता है तो चीन दादागिरी करना शुरू कर देता है।
चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से, जिसे हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, उस पर सालों से अवैध कब्जा जमा कर रखा हुआ है। इसी में गालवन घाटी है, जिसे लेकर आज की तारीख में टकराव बढ़ा है चीन के साथ हमारा। हम आपको समझाते हैं कि इस इलाके का सामरिक महत्व क्या है, क्यों चीन चाहता है इस हिस्से पर अपना अवैध कब्जा। गालवन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। भारतीय सेना के जवाब देने के बाद चीन शांत है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फिलहाल भारतीय सड़क प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। चीन पूर्वी लद्दाख में अक्सर विवाद पैदा करता है। उसने साल 2013 और उसके बाद 2018 में भी भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी, तब उसे खदेड़ दिया गया था। कोरोना वायरस के चलते चीन अभी कूटनीतिक तौर पर कमजोर हो गया है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया उस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत ने अभी तक चीन पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है। हालांकि सीमा पर चीन की अवैध गतिविधियों के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ आ गया है। सीमा पर तनाव की घटनाएं इस बात को याद दिलाते हैं कि चीनी अतिक्रमण का खतरा असली है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या भारतीय सीमा। हम लगातार चीन की तरफ से उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हरकतें देखते हैं। चीन चाहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका साथ दे, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में अमेरिका के बयान के बाद चीन का बौखलाना स्वाभाविक है। इसीलिए चीन सीमा जैसे विवादित मुद्दों में भारत को उलझाकर एक तो दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाना चाहता है और दूसरा वो भारत से बार्गेनिंग की कोशिश कर रहा है। देखिए, चाइना का अल्टीमेट एम्बिशन जो है वो है कि 2025 और 30 के बीच में अमेरिका को पूरी दुनिया में और इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट में ग्लोबली चैलेंज कर सके और उनके ऊपर सुपरमेसी और कामयाबी पा सके। चीन ने अपनी तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत के साथ अपनी सीमा पर किस तरीके से अपनी हरकतें बढ़ाई हैं, ये अप्रत्याशित है। इतने सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला है और आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन चीन इसमें और भी मोहरों का इस्तेमाल करना चाहता है, मसलन नेपाल। अब नेपाल की ओली सरकार ने अचानक ये कह दिया कि 3 ऐसे इलाके हैं जो दरअसल नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत उन पर अपना अधिकार जताता है। इतने सालों में कभी कोई समस्या नहीं हुई। अचानक अब जब यह समस्या उठ खड़ी हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भले ही ओली चेहरा हो, लेकिन वो किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं। नेपाल की चीन परस्त ओली सरकार ने एक नया विवादित नक्शा जारी कर भारत नेपाल रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। विवादित नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्रों को नेपाल ने अपना बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को घट्टा बगड़ लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया था। इसी के बाद से नेपाल के तेवर चढ़े हुए हैं। ये विवाद लगभग 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर है। सदियों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाते थे। 2015 में भारत और चीन ने इसे व्यापार के लिए एक नया रास्ता भी माना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रे पर बने एक नए मार्ग का उद्घाटन भी किया। नेपाल ने इसका विरोध किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने संकेत देकर कहा कि संभवतः नेपाल ऐसा किसी विदेशी ताकत के दबाव में कर रहा है।
क्या वो ताकत चीन है? कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिया था कि मानसरोवर के रास्ते पर लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल चीन के समर्थन पर कर रहा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बयान में कहा था, मुझे नहीं पता कि नेपाल किस मुद्दे को लेकर विरोध जता रहा है। अतीत में कभी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। संभव है कि वो किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा हो। माना जा रहा है कि चीन के प्रति लगाव रखने वाली ओली सरकार चीन के इशारे पर ही कोरोना काल में सीमा संबंधी विवाद को तूल दे रही है। वाकई ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद चीन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि 1962 से ये इलाके हमारे पास रहे हैं और कभी भी नेपाल ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाई है और दोनों देशों के बीच में ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है और आज भी ये बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री की रुख चीन की तरफ हो, उसके बावजूद भी जिस तरह के हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, मुझे कोई शक नहीं ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। चीन में विरोधी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि ओली सरकार को चीन ने ही गिरने से बचाया था, इसलिए प्रधानमंत्री ओली चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। नेपाल 2017 में ही चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हो चुका है। लिपुलेख का निर्जन और दुर्गम क्षेत्र नेपाल के किसी काम का नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र भारत और चीन के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व का है। जाहिर है कि चीन उत्तराखंड में भी एक और डोकलाम बनाना चाहता है, जबकि इसी राज्य के बाड़ाहोती में वो हर साल घुसपैठ करता रहता है। दिलचस्प ये है कि पर्दे के पीछे से नेपाल को उकसाने वाला चीन खुलेआम नेपाल को धोखा दे रहा है। चीन ने उस मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि काला पानी भारत नेपाल के बीच का मुद्दा है और दोनों पड़ोसी देशों को एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। जब से कोरोना का ये कोहराम शुरू हुआ है, तब से हमने देखा है कि दुनिया भर के जो सारे देश हैं, वो किस तरीके से चीन पर शिकंजा कसना चाहते हैं, किस तरीके से WHO को कह रहे हैं कि उसे चीन पर एक्शन लेना चाहिए था। एक एक करके चीन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाल ही में जब शी जिनपिंग को WHO के मंच से यह कहना पड़ा कि हां, वो एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और यहीं पर कुछ उसकी चिड़चिड़ाहट जुड़ गई हिंदुस्तान से, क्योंकि उस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया था। WHO के मंच पर टूटा ड्रैगन का गुरूर, सिर झुकाकर बोले जिनपिंग, जांच के लिए तैयार हैं हुजूर।中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。 गुस्साए ट्रंप ने WHO को सुधरने के लिए दिया 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप के तेवर पर रूस हुआ लाल, चीन के समर्थन में कूदा मैदान में। एक वायरस ने धीरे धीरे दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरी तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पिछले दिनों WHO में भारत ने करीब 120 देशों के साथ मिलकर जिस तरह से चीन की घेराबंदी की, उससे भारत की रणनीति से पर्दा उठने लगा है। ये आर्टिफिशियल वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगता है।
और इसलिए इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है और जल्दी ही हमारे पास इसका वैक्सीन मिलेगा तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में करीब 120 देशों ने WHO की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने का प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA में पेश किया था। भारत ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। इसके बाद दबाव में न सिर्फ चीन को बल्कि WHO को भी जांच के लिए झुकना पड़ा, जबकि चीन शुरू से ही कोरोना वायरस के लिए खुद को पाक साफ बताता रहा है। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कोरोना को चीनी वायरस कहते रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि चीन की साजिश में WHO भी शामिल है। इसके लिए चीन और WHO को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन चीन शुरू से ही अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि उसके सैनिकों ने युद्ध अभ्यास के दौरान चीन में ये वायरस फैलाया। ऐसे में जब चीन ने जांच के लिए हामी भर दी है, इसे अमेरिका के साथ साथ उन देशों की भी बड़ी जीत माना जा रहा है जिन्होंने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. ट्रंप ने WHO प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस को एक चिट्ठी लिखी है। इस खत में लिखा है कि अगर अगले 30 दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नीति और संगठन में बड़ा बदलाव नहीं किया तो अमेरिका अपनी फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर चीन से कोई प्रतिक्रिया आती उससे पहले ही चीन का दोस्त रूस मैदान में कूद पड़ा। रूस के विदेश मंत्री ने तल्ख लहजे में पलटवार किया। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। कोरोना पर चल रही चीन और अमेरिका की लड़ाई में रूस की एंट्री ने कोरोना पॉलिटिक्स को नया रंग दे दिया है। रूस के समर्थन में आने के बाद चीन ने अब समर्थक देशों की खेमेबंदी तेज कर दी है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पहले से ही उसके पाले में है। नेपाल ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती ये है कि क्या वो चीन से खुली दुश्मनी लेते हुए अमेरिका के पाले में जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि चीन न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है बल्कि सबसे बड़ा पड़ोसी भी है। कोरोना ने विश्व सियासत की तस्वीर बदल दी है। इस बीच भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 22 मई को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस सीट के लिए भारत को 194 देशों का समर्थन हासिल हुआ। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका की जांच के मुद्दे पर भारत को दुनिया भर के देशों से दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद WHO ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सारे दुनिया के सभी देशों का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को और भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व
यूनैनिमसली देने के लिए पहल की। हम लोग आने वाले वर्षों में सभी दुनिया के देश मिलकर ये प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य का एक सकारात्मक पॉजिटिव एक स्वास्थ्य आंदोलन सारे दुनिया में विकसित हो। अब इतना भी समझ लीजिए कि दुनिया का जो कारोबारी समीकरण है वो बदलने वाला है। अभी तक दुनिया में कोई चीन से सवाल नहीं पूछता था, कोई उसे चुनौती नहीं देता था, लेकिन अब चीन को बहुत हद तक अपनी जो तस्वीर है, अपना जो रुतबा है, उसे स्पष्ट करना होगा, अपनी छवि को साफ करना होगा, क्योंकि तब तक तो जो कंपनियां वहां की हैं वो बाहर ही निकलना चाहेंगी और उसे पहला झटका भारत की तरफ से ही लग गया है। कोविड-19 के कहर से पहले ही दुनिया में नए चीन की तलाश शुरू हो चुकी थी। चीन में महंगी होती मजदूरी से कंपनियां पहले ही परेशान थीं। इस बीच अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से डरी कंपनियों ने चीन से डेरा उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना के कहर ने चीन का पूरा कारोबारी गणित ही बिगाड़ दिया। आपदा फैलाने वाले चीन ने ही दूसरे देशों को बड़ा अवसर दे दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजराइल समेत तमाम धनी देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इस मौके पर भारत ने पहला चौका लगा दिया है। चीन से कारोबार समेटने वाली जर्मनी की एक बड़ी कंपनी ने भारत में फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। वॉन विलेक्स स्टाइलिश और हेल्दी फुटवियर्स के लिए मशहूर है। इस ब्रांड से जुड़ी कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट भारत के आगरा में लगाएगी। जल्द ही आगरा में वॉन विलेक्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। वैसे भी आगरा फुटवियर प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके लिए जर्मन कंपनी ने आई ट्रैक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। ये अपना चाइना का सारा बिजनेस कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए और उसकी परेशानियों को देखते हुए, जिससे पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ये अब अपना वो चाइना का बिजनेस को इंडिया में लाने के लिए उसने हमारे संग करार फाइनल कर दिया है, जिससे इंडिया में हमें कई तरीके के फ़ायदे होंगे। जैसे हमारी क्वालिटी जो हम इंपोर्ट से लाना पड़ता था हमें जो फुटवेयर, वो अब हम हाई क्वालिटी जर्मन क्वालिटी फुटवेयर यहाँ बना पाएंगे। ये प्रसन्नता की बात है कि जो उद्योग चीन में लगे हुए हैं उसने चीन के अलावा विकल्प के आधार पर अथवा और बेहतर स्थिति में अपने आप को लाने के लिए भारतवर्ष को चुना है। और उससे भी मेरे लिए उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी मंत्री होने के नाते यह प्रसन्नता और भी मेरे लिए बढ़ जाती है कि भारतवर्ष में उसने उत्तर प्रदेश को चुना। दुनिया भर में कोरोना बांटने के बाद से चीन खुद मुश्किल में है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर दूसरे देशों में लगाना चाहती हैं। हाल ही में एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन चीन से भारत शिफ्ट करने का जिक्र किया है। इसके अलावा कई मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी चीन से भारत आने पर विचार कर रही हैं। संदेश साफ है, चीन को उसी की चालबाजी के स्टाइल में मात देने का मोर्चा भारत ने खोल दिया है।
कोरोना को लेकर अगर चीन दुनिया से झूठ नहीं बोलता तो शायद आज पूरी दुनिया को इस तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। शायद सब और सावधान रहते, सचेत रहते। लेकिन चीन अब एक एक करके अपने उन झूठ का सुधार कर रहा है। यह अलग बात है कि अब इसका कोई फायदा नहीं रह गया। न्यूज वीक की ताजा रिपोर्ट ने चीन की नींद उड़ा दी है। छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल दिसंबर में चीन ने शुरुआती कोरोना मरीजों के सैंपल्स नष्ट कर दिए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल अफसर लियू जैनफेंग ने भी माना है कि शुरुआती मरीजों के सैंपल्स नष्ट हो चुके हैं। सफाई देने के अंदाज में उन्होंने कहा, इसके पीछे चीन की मंशा कुछ छिपाने की नहीं है। बायोसेफ्टी कारणों से ऐसा करना जरूरी था। देश के कानून के अनुसार कई लैब संक्रामक रोगों के सैंपल्स संभालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे संक्रामक रोगों से जुड़े सैंपल्स के स्टोरेज, स्टडी और उन्हें नष्ट करने के सख्त मानक रखे गए हैं। इसलिए या तो उन्हें पेशेवर संस्थानों को सौंप दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है। चीन के इस कबूलनामे से अमेरिका का वो दावा मजबूत हो रहा है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस के शुरुआती मरीज के सैंपल नष्ट कर दिए हैं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में सच सामने न आ पाए। Seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you. कोरोना को लेकर चीन का एक और नया झूठ सामने आया है। चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाता रहा है। चीन आधिकारिक रूप से दावा करता रहा है कि उसके यहाँ कोरोना के करीब 84,000 केस सामने आए हैं, जबकि चीन से लीक हुए एक ताजा आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा 6 लाख से भी ज्यादा है। ताजा खुलासे के मुताबिक चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6.4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये आंकड़े सेना के अधीन चलने वाले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुए। कोरोना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी छुपाकर चीन ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। धीरे धीरे सामने आने वाले सबूत चीन की करतूत से पर्दा उठा रहे हैं। आज नहीं तो कल चीन का काला सच दुनिया के सामने जरूर आएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।